नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे क्लासेस में। आज हम साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के देखने वाले हैं जो कि कई रेलवे एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? सॉरी, हाँ, द्रव की बूंदों की आकृति का गोलाकार होने का कारण क्या है, यानी कि जो द्रव की बूंदें होती हैं वो गोलाकार आकृति की क्यों होती है? ऑप्शन नंबर पहला है कि विस्कसता के कारण, दूसरा वायुमंडलीय दाब के कारण, तीसरा अल्प भार के कारण, या चौथा पृष्ठ तनाव के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों द्रव की जो बूंद की आकृति गोलाकार होती है उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं। क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, जो भी आयतन दिया होता है उसके लिए सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका होता है? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और पृष्ठ तनाव के कारण ही, इसी कारण ही वर्षा की बूंदें भी गोलाकार होती है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। या द्रव की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक का सीधा प्रयोग है, यानी कि जो स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उसके अंदर जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पहला, बर्नौली प्रमेय पर कार्य करते हैं, दूसरा फेराडे के नियम पर कार्य करते हैं, तीसरा पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, या चौथा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पास्कल का नियम। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पास्कल का नियम। ठीक है, अगला सवाल, आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे? दोस्तों आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे? पहला ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी, तीसरा यूएसए और चौथा ग्रीस। तो दोस्तों आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस के निवासी थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस के निवासी थे। और इन्होंने जो है सर्वप्रथम जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है आर्किमिडीज, दूसरा है न्यूटन, तीसरा गैलीलियो और चौथा टेस्ला। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, आर्किमिडीज। दोस्तों न्यूटन ने क्या दिया? न्यूटन ने गति के नियम दिए। दोस्तों गैलीलियो ने क्या दिया? दोस्तों देखो सवाल आता है कि गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? गति के नियम प्रतिपादित किए थे न्यूटन ने, जबकि गति के समीकरणों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के समीकरणों का प्रतिपादन किया था गैलीलियो के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने, लेकिन गति के समीकरणों का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। चलिए अगला सवाल, तेल दीप में बत्ती का तेल किस प्रक्रिया से ऊपर चढ़ता है? यानी आपने देखा होगा दीपक जो होता है, दीपक के अंदर हम रुई की पत्ती डालते हैं और उसके बाद क्या होता है कि थोड़े समय के बाद वो पूरी रुई की जो बत्ती होती है या कपड़े की बत्ती होती है वो पूरी गीली हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर तेल वो सोख लेता है। तो किस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दाब के अंतर के कारण होता है, दूसरा कोशिका की क्रिया के कारण होता है, तीसरा गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है, या चौथा तेल की कम श्यानता के कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोशिका क्रिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और चौथा है मैनोमीटर। तो दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 200 किलोग्राम भार की एक वस्तु पानी पर तैरती है। ठीक है, उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या होगा? दोस्तों आपने देखा होगा पानी में अगर कोई बड़ा सा जहाज तैर रहा होता है, ठीक है, लेट सपोज करें कि वो 200 किलो की एक नाव है, छोटी सी नाव है, उसका भार 200 किलोग्राम है। तो बताइए उसके द्वारा विस्थापित, यानी उसने जितना पानी हटाया है उस पानी का भार कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर पहले ऑप्शन नंबर ए 200 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 100 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 0 किलोग्राम, या फिर 400 किलोग्राम। दोस्तों इसका आंसर होगा 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु जो है अपने भार के बराबर ही द्रव हटाती है। ठीक है, इसलिए जितना वस्तु का वजन होगा उतना ही उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार होगा। क्योंकि ये नियम जो है वो क्या है? ये नियम जो है वो प्लवन का नियम है। प्लवन का नियम क्या कहता है कि जब वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यानी वस्तु का भार जो होता है, जितने किलो का वस्तु है उसका भार उसके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। सपोज कीजिए आपका वजन 10 किलोग्राम है, आप पानी में जाते हो तैरने,
ठीक है। तो आपका वजन 10 किलोग्राम है, तो आप पानी में जब जाओगे ना तो आपके भार के बराबर ही पानी का भार हटेगा, यानी 10 किलोग्राम आपका वजन है तो 10 किलोग्राम पानी ही वहाँ से विस्थापित होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, चाहे क्वेश्चन में 200 किलोग्राम दे, 1000 किलोग्राम दे, 2000 किलोग्राम दे और पूछे कि बताओ वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो उस वस्तु के भार के बराबर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्फ जल पर तैरती है। दोस्तों इसका आंसर बताइए, बर्फ जल पर क्यों तैरती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है यह ठोस होती है, दूसरा यह जल से हल्की होती है इसलिए तैरती है, या फिर ये भारी होती है इसलिए, या फिर इसमें कुछ विशिष्ट खनिज पाए जाते हैं इस कारण बर्फ जल पर तैरती है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जल पर कब तैरती है, जब उसका वजन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जल से हल्की होती है। दोस्तों ये सवाल ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता RRC कोलकाता ग्रुप डी एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल है कि बर्फ जल पर क्यों तैरती है। तो ऑब्वियसली कोई सा भी पदार्थ हो, चाहे बर्फ हो या कुछ भी हो, तेल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, पत्ता हो या प्लास्टिक की बोतल हो या कुछ भी हो, वो क्यों तैरती है। तो ऑब्वियसली एक तो बड़ा फैक्टर घनत्व भी होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि वो ऑब्वियसली जल से हल्की होती है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो जल से हल्की होती है इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा पारा में क्या होता है। दोस्तों लोहा पारा में क्या होता है, तैरता है, डूबता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है उबलाता है, या फिर ये सभी कार्य होते हैं। तो दोस्तों जो लोहा होता है वो पारा पर तैरता है। ठीक है, लोहा पारा पर क्यों तैरता है, आप इसका कारण बता सकते हैं मुझे, लोहा पारा पर क्यों तैरता है। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, लोहा पारा पर इसलिए तैरता है क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो पारे से कम होती है। पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है वो द्रव के घनत्व से कम होता है तो वह पदार्थ उस द्रव में नहीं डूबती, यानी उसके ऊपर तैरती है। अतः लोहा भी पारा में नहीं डूबता है, बल्कि वो बल्कि वो पारे के ऊपर तैरता रहता है। तो मेन कारण क्या है कि लोहे का जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम होता है। जब भी किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव के घनत्व से कम होता है तो वो उसके ऊपर तैरती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक जमी हुई झील के तल के पानी का तापमान कितना होता है। यानी आपने देखा होगा कि ऊपर से एक झील जमी होती है लेकिन उसके नीचे की जो मछलियां होती है फिर भी जिंदा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे का पानी ऊपर के पानी के तापमान की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बताइए कि एक जमी हुई जो झील होती है उसके तल का पानी का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि एक जमी हुई झील के तल के नीचे का जो तापमान होता है, जल का तापमान होता है, वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तो पहला ऑप्शन है आयतन बढ़ता है, दूसरा आयतन घटता है, तीसरा द्रव्यमान बढ़ता है, या फिर द्रव्यमान घटता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। दोस्तों आ गया आपका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। तो दोस्तों जब भी बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि दोस्तों जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, और 4 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ाने पर जल का आयतन भी बढ़ता जाता है, तथा 4 डिग्री से कम तापमान करने पर भी आयतन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है। चलिए अगला सवाल, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि पानी का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री, -4 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री, या फिर 100 डिग्री। तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये पार्ट 1 था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही ला के अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।